हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज अंकित एंड वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं और आज भी हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो लास्ट क्लास की अगर हम बात करें, कुछ बातों को रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लास्ट क्लास के अंदर जितने भी ग्रुप्स थे उन सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखे थे। उसके बाद हमने उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डिस्कशन किया था। जितने भी एक्सेप्शनल केसेस थे वो सब मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी पर भी वर्क किया था और आयोनाइजेशन एंथैल्पी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आने की बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी प्रोबेबिलिटी रहती है वो मैंने सारी आपको समझा दी थी। बाकी आप उसको एक बार देख कर और क्वेश्चंस करने की कोशिश करना, आप सारे क्वेश्चंस वहां से कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम और जो भी प्रॉपर्टीज है हमारे पास पी ब्लॉक्स की, वो प्रॉपर्टीज आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बेटा जी ऑक्सीडेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट से। ऑक्सीडेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट से कि ऑक्सीडेशन स्टेट की कहानी क्या है। अगर मैं तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट की कहानी बताऊं तो यहां पर बहुत अच्छी अच्छी चीजें हम देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड। तो ध्यान से देखो कि हमारे पास जो 15 ग्रुप है, 16 ग्रुप की कहानी है, 17 की है और बेटा जी 18 ग्रुप की कहानी है। 15 ग्रुप में हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो +5 जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, +5 +3। इसमें भी 16, 17, 18 के लिए मैं एक ग्रुप लिखता हूं, फिर आपको दिखाई देता हूं यहां पे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है, चलो अब देखो यहां पे क्या होता है कि ये 5 भी शो करता है, 3 भी शो करता है, ये 5 3 दोनों। ये हालांकि नाइट्रोजन 5 वाली शो नहीं कर पाता, आर्सेनिक 5 3, ये भी 5 3 और ये भी 5 3। मतलब इतनी इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट इन्हें शो करनी चाहिए। क्यों? बिकॉज ये जितने भी 15 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, जब हमने इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे थे तो वहां पर हमने देखा था कि इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 5 भरे जाते हैं, 2s2 2p3। तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर आते हैं। अब हम क्या करें कि अगर आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते रहें, इलेक्ट्रॉन को लूज करते रहें, तो मैक्सिमम उन्हीं इलेक्ट्रॉन को हम लूज कर पाएंगे बेटा जी जो आउटर मोस्ट पे होंगे, जो बिल्कुल बाहर की तरफ होंगे। तो अगर मैं इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो इन सब की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 ही है। अब +5 से ये कहां तक लाई करते हैं वो डिपेंड करता है कंपाउंड टू कंपाउंड, किस कंपाउंड में वो एग्जिस्ट है, किस सराउंडिंग एटम के साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो वो सारी चीजों पे डिपेंड करती है इनकी एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैं यहां पे आपको बता दूं कि बेटा जी नाइट्रोजन आपका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। इसके बाद एक और चीज कि जो बिस्मथ है वो भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। अब ये ऐसा क्यों है कि इनमें इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है कि सर नाइट्रोजन क्यों नहीं कर रहा, बिस्मथ क्यों कर रहा है? या फिर मैं अगर आपको क्वेश्चन दे दूं यहां से रिलेटेड कि मेरे पास फास्फोरस है P3 में, P+3 में, आर्सेनिक है +5 में, लिख लो आर्सेनिक +5 है मेरे पास, एंटीमनी +5 है। मैं आपसे पूछूं कि बताओ इनमें से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है या इनमें से सबसे कम स्टेबल कौन है? तो ये सारी चीजें हम सब सीखेंगे और इनके लिए बेटा जी जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट यहां बहुत सारी चीजें हमें बताएगा, वो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट का आइडिया देगा, वो हमें और भी बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करेगा, कॉन्ट्रैक्शन की थ्योरी आपको समझा देगा वो इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो हम अब इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात करते हैं और उस इनर्ट पेयर इफेक्ट के थ्रू ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी का डिस्कशन करेंगे। मैं ये रफ करता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या देखने वाले हैं कि सर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी हम कैसे बताएंगे कि कौन सा एलिमेंट किस ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल रहेगा। तो उसके लिए हमने हेल्प किसकी ली? इनर्ट पेयर इफेक्ट की। बहुत ध्यान से देखो, इनर्ट पेयर इफेक्ट की। एक्चुअल में इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या कर रहा है बेटा जी? इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको जो हम जिस काम के लिए ले रहे हैं वो आपको स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बताएगा, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट की कहानी बताएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट की कहानी बताएगा। बहुत ध्यान से समझो इस बात को। अब सर इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है ये हमें समझाइए। तो मैं आपको बता दूं बेटा जी ये जो इनर्ट पेयर इफेक्ट की कहानी है ये हायर मॉलिक्यूल्स पर ही वर्क है।
हायर मॉलिक्यूल्स के अंदर ही आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट देखने को मिलेगा। हायर एलिमेंट्स का मतलब जो बिल्कुल 7th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं या जिनके पास f ऑर्बिटल आ जाता है, जहां भी f ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन आएंगे वहां पर आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट की पूरी कहानी देखने को मिलेगी। चलो अब मैं समझाता हूं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है। देखो ध्यान से, मेरे पास नाइट्रोजन था सर, फास्फोरस था, आर्सेनिक था, एंटीमनी था, बिस्मथ था। बहुत ध्यान से देखो, जब हमने इसका कॉन्फ़िगरेशन करा था तो मैंने देखा था कि 1s2, 2s2 और 2p3 की कहानी थी। यहां पर मैंने नियान लिख दिया था और नियान के बाद 3s2, 3p3 लिख दिया था। इसके बाद बेटा जी आर्गन आ गया था, लेकिन आर्गन के बाद 3d10, 4s2 और 4p3 की कहानी थी। जब मैं एंटीमनी पर आया तो आपने यहां पे क्रिप्टॉन लिखा, 36 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए थे। देन 4d10, 5s2 और 5p3 की कहानी थी। बिस्मथ पे आपने जीनोन तक 54 इलेक्ट्रॉन फिल कर लिए। उसके बाद बेटा जी 4f14 था, 5d10, 6s2 और 6p3। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको लास्ट क्लास में सिखा चुका था कि कैसे करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि जब हम बिस्मथ के पास पहुंचे तो बिस्मथ के अंदर क्या है बेटा जी, बिस्मथ के अंदर f ऑर्बिटल की कहानी है। और मैं कह रहा हूं कि ये जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है ये हमेशा हायर एलिमेंट्स पर ही वर्क करता है। ये हमेशा हायर एलिमेंट्स पर ही वर्क करेगा जिनके पास f ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। अब होगा क्या, ध्यान से देखो इधर कि मेरे पास बेटा जी ये मानो कि एक एटम है जिसका न्यूक्लियस है। उसके बाद मैं कुछ इस तरीके से कुछ शेल्स बना देता हूं। बहुत ध्यान से देखो, ये मैंने कुछ शेल्स बना दिए। अब यहां पे क्या है कि अगर मैं बिस्मथ का स्ट्रक्चर बना रहा हूं तो बिस्मथ में 4f14 है। क्या है यहां पे, 4f14। मान लो कि ये वाला जो है आपका 4th है और उसमें f14 है। ये 5d10 वाला है और ये आपका 6th सेल है जिसमें 6s2 और 6p3 की कहानी है। बहुत ध्यान से समझो। और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि सर मेरे पास अगर एक s ऑर्बिटल है, एक मेरे पास p ऑर्बिटल है और d एंड f ऑर्बिटल्स हैं। अगर मैं इनकी बात करूं तो आपको पता है कि सर s स्फेरिकल होता है शेप में, p डम्बेल, d डबल डम्बेल और f कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसके पास 8 लोब्स होती है। अगर मैं इन सब की शील्डिंग पावर की बात करूं, अगर मैं इन सब की शील्डिंग पावर की बात करूं तो बेटा जी s ऑर्बिटल न्यूक्लियस को सबसे ज्यादा शील्ड करता है। उसके बाद p ब्लॉक उससे कम, d ब्लॉक उससे कम और f ब्लॉक उससे भी कम। तो कहने का मतलब कि अगर मैं शील्डिंग स्ट्रेंथ लगाऊं तो सबसे ज्यादा इस न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को s ऑर्बिटल शील्ड करेगा, उसके बाद p, उसके बाद d और उसके बाद f। तो ये हमारे पास शील्डिंग स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। ठीक है, अब ये हमारे पास शील्डिंग है। अब यहां ध्यान से देखो कि ये आपके पास 4f14 है, 5d10 है और 6s2, 6p3 है। आपने ये देख लिया सर सबसे ज्यादा शील्ड जो ऑर्बिटल करेगा वो s है। और जो बेटा जी कहानी यहां पे क्या है कि अगर मैं पेनिट्रेशन इफेक्ट की बात करूं, ये सारी चीजें आपने क्लास 11th में पढ़ी होंगी। अगर मैं पेनिट्रेशन इफेक्ट की बात करूं तो पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब होता है कि न्यूक्लियस किस ऑर्बिटल को सबसे ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा। तो होता है क्या है कि मानो कि ये मेरा न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के, ये मेरा देखो न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के यहां पर मैंने एक सेल बना दिया। मानो कि 2s है और इसका 2p बेटा जी कहीं यही होगा कुछ इस तरीके से। अब है क्या कि यहां पर जो न्यूक्लियस है इसकी जो s ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो स्फेरिकल फॉर्म में होती है। p के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ डंबल शेप में मिलेगी आपको। अब न्यूक्लियस क्या करेगा, जब न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचनी होगी तो बेटा जी s ऑर्बिटल में वो हर तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच सकता है, सारी डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा। मतलब एक तरीके का सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है s ऑर्बिटल का, जिस वजह से क्या होता है कि न्यूक्लियस इसके सारी तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, जिसकी वजह से s ऑर्बिटल को वो सबसे ज्यादा अपनी तरफ खींच सकता है। p में क्या होगा, p में सिर्फ डंबल वाली ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाई दे रही है सिर्फ यहीं से खींच सकता है। तो अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो सर सबसे ज्यादा न्यूक्लियस s ऑर्बिटल को पेनिट्रेट करता है, उसके बाद p को पेनिट्रेट करेगा, देन d को, देन f को। तो ये दो चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि शील्डिंग की कहानी क्या होती है, पेनिट्रेशन इफेक्ट की कहानी क्या है। शील्डिंग s की सबसे ज्यादा,
पेनिट्रेशन भी s ऑर्बिटल का ही सबसे ज्यादा होगा। अगर ये दो चीजें आपके समझ में आ गई तो अब आप इनर्ट पेयर इफेक्ट की कहानी को बहुत आराम से समझ लोगे। अब क्या है कि आपको पता चल गया कि सर जो मेरे पास f ऑर्बिटल है बहुत पुअर शील्डिंग शो कर रहा है। इसकी कहानी क्या है कि सर इसकी बहुत ज्यादा पुअर शील्डिंग है, बहुत ज्यादा पुअर शील्डिंग है। ध्यान से समझो। अब क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या कर रहा होगा, देखो उसका इसके भी इंटरेक्शन रहेगा, इस पर को भी शेल को अट्रैक्ट करेगा और इस वाले शेल को भी वो अट्रैक्ट करेगा। कहानी है क्या कि सर ये जो f ऑर्बिटल है, इस f ऑर्बिटल के अंदर पुअर शील्डिंग होती है। कहने का मतलब कि जो इसकी इलेक्ट्रॉन जो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो जा रहा है बेटा जी, उस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को f ऑर्बिटल रोक नहीं पाता। सबसे अच्छा रोकता है s। f ऑर्बिटल इसकी न्यूक्लियर पावर को नहीं रोक पाएगा। अगर वो इस पावर को नहीं रोक पाएगा मतलब इस पावर को कम नहीं कर पा रहा, तो ये पावर ज्यादा से ज्यादा वर्क करेगी कहां पर, आउटर मोस्ट शेल पे। ध्यान से समझो। f ऑर्बिटल की क्या कहानी है कि सर इसकी बहुत पुअर शील्डिंग है और बहुत ज्यादा पुअर शील्डिंग होने की वजह से इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो आउटर मोस्ट शेल पे बहुत ज्यादा हो जाएगा और ये क्या करेगा कि बाहर वाले शेल को अंदर की तरफ खींचना स्टार्ट कर देगा। अब जब अंदर खींचना स्टार्ट करेगा तो ये जो इसके पास आउटर मोस्ट शेल है, इस आउटर मोस्ट शेल के अंदर s ऑर्बिटल भी है और p ऑर्बिटल भी है। 6 के अंदर दोनों आ रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आएगा कि सर s और p में से वो ज्यादा अंदर किसको खींचेगा, तो कहानी क्या होगी, वो हमने पेनिट्रेशन के थ्रू देखा था कि सर न्यूक्लियस जो है वो s ऑर्बिटल को ज्यादा पेनिट्रेट करता है इन कंपेयर टू p से कम d में और d से कम f में। तो यहां पर जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर मेरे पास s और p ऑर्बिटल है, तो न्यूक्लियस क्या करेगा कि इसके पुअर शील्डिंग की वजह से अपनी सारी की सारी ताकत यहां लगाएगा और सारी की सारी ताकत लगाने के बाद भी s और p में जब कंपैरिजन की बात आएगी कि किसको ज्यादा खींचना है, तो अपनी पेनिट्रेशन इफेक्ट के थ्रू वो s ऑर्बिटल को ज्यादा खींच लेगा। तो कहानी क्या होगी कि सर s ऑर्बिटल आपका अंदर की तरफ आ जाएगा। ध्यान से समझो। s ऑर्बिटल आपका क्या आ जाएगा, 6s बेटा जी आपका अंदर की तरफ आ गया। ध्यान से देखो। अब दिमाग लगाओ कि सर जब 6s ऑर्बिटल अंदर की तरफ आ गया तो अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी डेंस हो गई। भाई पहले वॉल्यूम ज्यादा था तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर थे, लेकिन जैसे 6s ऑर्बिटल पास आया इलेक्ट्रॉन क्राउड बहुत ज्यादा डेंस हो गया और जैसे ही इलेक्ट्रॉन क्राउड बहुत ज्यादा डेंस हो जाएगा, अब ये जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस अब p ऑर्बिटल को भूल जाएगा। p ऑर्बिटल पर उसका इफेक्ट जा ही नहीं पाएगा क्योंकि डेंसिटी बढ़ गई इलेक्ट्रॉन की s ऑर्बिटल में, और जैसे ही डेंसिटी बढ़ गई इसका अट्रैक्शन 6p का कम हो गया और फिर ये क्या करेगा बेटा जी, ये इसकी डेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगी, इस 6p को रिपेल करना स्टार्ट कर देगी, जिस वजह से 6p क्या हो जाएगा आपका थोड़ा सा दूर हो जाएगा। मतलब 6s न्यूक्लियस के अंदर की तरफ चला गया और 6p थोड़ा सा बाहर की तरफ आ गया। अब कहानी क्या होगी कि जब ये हमारे पास जो बिस्मथ है जब ये किसी से बॉन्डिंग करने जाएगा तो बॉन्डिंग करने के बाद देखो इसका जो कॉन्फ्यूजन है, ये 6s2 और 6p3 है, ये 6s2 को कौन पकड़ के रखेगा, बिस्मथ का न्यूक्लियस। वो बहुत पावरफुल अट्रैक्शन के साथ उसे रोक के रखेगा और बहुत पावरफुल अट्रैक्शन के साथ अगर वो उसे रोक के रखेगा बेटा जी तो होगा क्या कि बिस्मथ के सिर्फ 6p वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। किसी भी हाल में 6s2 का बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो ये जो 6s2 वाला, ध्यान से देखो कि जो 6s2 के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब बेटा जी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, और अगर ये दोनों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो देखो ये इनर्ट पेयर आपके पास बच गया। ये एक ऐसा पेयर है जो बॉन्डिंग में रिएक्ट नहीं कर रहा, इसलिए हम इसको इनर्ट पेयर कहते हैं एंड द एंटायर इफेक्ट इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। बस ये कहानी है हमारे पास इनर्ट पेयर इफेक्ट की। ध्यान से एक बार और समझ लो कि ये जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है ये हमेशा f ऑर्बिटल वाले एलिमेंट्स के अंदर ही बहुत इफेक्टिव होता है। और अगर हम इस बात को देखें तो मैंने आपको समझाया कि जो हमारे पास 4f ऑर्बिटल होगा बिस्मथ का, वो 4f ऑर्बिटल न्यूक्लियस को बहुत कम शील्ड कर पाएगा, बहुत कम उसकी पावर को रोक पाएगा आउटर मोस्ट सेल को खींचने की। अगर ये बेटा जी से नहीं रोकेगा तो इसकी सारी की सारी ताकत बाहर वाले शेल पे लगेगी, और जब सारी की सारी ताकत इसकी बाहर वाले शेल पे लगेगी तो बाहर वाले शेल पर दो ऑर्बिटल है, एक 6s है एक 6p है। अब अगर हम पेनिट्रेशन की कहानी को जाने तो सर न्यूक्लियस जो है वो 6s को ज्यादा अपनी तरफ खींच लेता है, बिकॉज वहां पर सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है। p को नहीं खींच पाएगा। जैसे ही s ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्ट होगा, अब s ऑर्बिटल की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन क्राउड है,
वो बेटा जी बहुत ज्यादा डेंस हो जाएगा, बहुत पास पास आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से अब इस न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर इफेक्ट है वो बेटा जी p ऑर्बिटल पे नहीं लग पाएगा। p ऑर्बिटल को ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा रिपेल करने लगेगी और उसे बहुत बाहर कर देगी। अब कहानी क्या होगी कि सर जब न्यूक्लियस इस 6s2 ऑर्बिटल को होल्ड करके रखेगा तो ये कभी भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। बॉन्डिंग में सिर्फ इसका 6p ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करेगा, जिसकी वजह से ये जो मेरे पास पेयर है ये इनर्ट रह जाएगा और इसी इफेक्ट को हमने क्या कह दिया, इनर्ट पेयर इफेक्ट कह दिया। तो दो तीन चीजें याद रखो, शील्डिंग पावर, पेनिट्रेशन इफेक्ट, और इन दोनों को अगर आपने दिमाग में रख लिया तो आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट की कहानी पूरी समझ में आ जाएगी। अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई बेटा जी, तो अब देखो पेनिट्रेशन इफेक्ट से, सॉरी इनर्ट पेयर इफेक्ट से हम कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बता सकते हैं। अब दिमाग लगाओ कि सर जब मैं नीचे की तरफ जा रहा हूं तो देखो यहां पे D10, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन SS में है, SS में यहां D में आने लगा, फिर F में आने लगा। और अगर मैं शील्डिंग की बात करूं तो सर सबसे कम तो F की है, फिर उसके बाद D, फिर उसके बाद P और फिर उसके बाद S। तो यहां पे क्या है कि जैसे जैसे मैं नीचे आ रहा हूं शील्डिंग जो है वो कम होती चली जा रही है, और अगर शील्डिंग कम होगी तो न्यूक्लियस क्या करेगा बेटा जी, जो हमारे पास 6s2 वाला ऑर्बिटल उसे अंदर की तरफ ज्यादा से ज्यादा खींचेगा। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा s ऑर्बिटल का, और जैसे जैसे s ऑर्बिटल का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा ऑक्सीडेशन स्टेट घटने लगेगी, बिकॉज अब s ऑर्बिटल आपका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। जब नहीं करेगा तो सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज कितना आएगा, सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। तो अब दिमाग में क्या रखना है, मैं आपको ये, आप स्क्रीनशॉट ले लो, अब मैं इसे रफ करके आपको समझाता हूं सारी कहानी। अगर हम किसी भी p ब्लॉक के ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, ध्यान से सुनो, अगर हम किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, मतलब कि हम गए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन और हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और जीनोन। तो ध्यान से समझो कि अगर मैं टॉप टू बॉटम यहां पे मूव कर रहा हूं, चाहे इस ग्रुप में मूव करूं या यहां मूव करूं या यहां मूव करूं, आप किसी भी पी ब्लॉक के अंदर जब टॉप टू बॉटम जाओगे तो बेटा जी ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज होने लगती है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। किस वजह से डिक्रीज हो रही है सर, ये ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और अब अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो ये बात ध्यान रखना कि जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होंगे वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होंगे, जो नीचे वाले एलिमेंट्स होंगे वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होंगे। मैं लिख देता हूं कि हमारे अपर एलिमेंट्स जो होंगे, अपर एलिमेंट्स जो होंगे बेटा जी वो हमेशा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल रहेंगे, और जो हमारे लोअर एलिमेंट्स होंगे वो लोअर एलिमेंट्स बेटा जी हमेशा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होंगे, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होंगे। और ये सारी कहानी आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट ने बता दी कि ये कहानी क्यों रही है। तो देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा आपसे कह देगा, जैसे मैंने बताया, आपसे कहा कि नाइट्रोजन +5 में है, नाइट्रोजन तो चलो +5 में होता नहीं, नाइट्रोजन का छोड़ो, फास्फोरस +5 में है, आर्सेनिक +5 में है, एंटीमनी +5 में है। दूसरा क्वेश्चन दे देगा वो कि सर फास्फोरस +3 में है, आर्सेनिक +3 में है, एंटीमनी +3 में है और बिस्मथ +3 में है, यहां पे भी बिस्मथ +5 में है। तो अगर वो आपसे इनकी स्टेबिलिटी की कहानी पूछता है कि सर मुझे इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगा दो, तो आप दिमाग लगाओ कि सर ऊपर वाले एलिमेंट्स मतलब फास्फोरस जो होगा वो हमेशा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल करेगा। तो यहां पे सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर ये, तो ये हमारा रहेगा बेटा जी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की कहानी। और जब हम फास्फोरस को या फिर इन सबको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाएंगे तो बेटा जी हमारा ऑर्डर ये हो जाएगा, क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हमेशा लोअर वाले हमारे एलिमेंट्स स्टेबल होंगे। तो ये कहानी थी हमारी इनर्ट पेयर इफेक्ट की, और इसके थ्रू हमने क्या करा कि ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी को बता दिया। तो ये हमारा आज की कहानी हो गई हमारी कि इनर्ट पेयर इफेक्ट से हम कैसे
जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बता सकते हैं। तो हमने स्टेबिलिटी बतानी सीख ली, हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी सीख ली, हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सीख ली, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं वो भी हमने देख लिया, और जितने भी हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर हमें कैसे याद होंगे वो भी मैंने आपको मैजिक नंबर के थ्रू सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, या जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज रह गई हैं वो सारी प्रॉपर्टीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। और ये सारी चीजें अगर अच्छी लगी हो तो बेटा जी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।